चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश के बारे में। जब किसी कॉइल को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ऐसा फैराडे का लॉ था, है ना। और उसने ये बोला था कि जब कॉइल बंद परिपथ रहेगा तो उस कॉइल में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और धारा अगर मिल जाएगा कॉइल में तो हम आवेश भी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास धारा का फॉर्मूला I बराबर क्या होता है Q/T, और Q इज इक्वल टू क्या होता है I/T। वहां से हम आवेश भी फाइंड कर लेंगे और धारा भी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड चार्ज। क्या होता है कॉइल में प्रेरित धारा कितना उत्पन्न होगा और कितना प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा, दोनों के बारे में हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए फैराडे के लॉ E बराबर -d∅/dt, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश निकालेंगे। तो इंड्यूस्ड करंट, हेडिंग लगाइएगा, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। चलिए देखते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल का रेजिस्टेंस R है। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है? R। रेजिस्टेंस R है, इसका मतलब है ये कॉइल जो है ये बंद परिपथ है। कैसा परिपथ है? बंद परिपथ। जैसा कि हम पहले ही बताए थे, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। एक खुला परिपथ और दूसरा क्या होता है? बंद परिपथ। तो बंद परिपथ किसको कहेंगे? जब वो परिपथ से कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जुड़ा हो, तो उसको हम कहते हैं बंद परिपथ। जैसे हम एक सेल लिए और उस सेल से हम एक फैन लगा दिए या फिर एक बल्ब लगा दिए, तो वो जो होगा उसका जो परिपथ होगा वो पूरा क्लोज हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, और ये बैटरी, अभी जो बैटरी है या फिर सेल है, ये कैसा है? ओपन या क्लोज? क्लोज कैसे? ओपन है ना। ये अभी जैसे मार्केट से सेल खरीद के लेके आए, वो सेल का ये स्ट्रक्चर होता है प्लस माइनस। लेकिन अगर इससे हम एक बल्ब लगा दिए, ठीक है, तो यहां पे लेके आए, एक बल्ब को लगा दिए, तो जैसे ही हम बल्ब को जोड़ देंगे तो ये बल्ब के साथ जब ये सेल कनेक्ट हो गया तो अब ये क्या हो गया? क्लोज सर्किट हो गया, है ना। ये कैसा सर्किट बन गया? क्लोज सर्किट। और पहले कैसा था? ये ओपन सर्किट था। तो वैसे ही हमारे पास ये जो कॉइल है इसमें R रेजिस्टेंस लगा है। हो सकता है ये R रेजिस्टेंस में किसी ना किसी बल्ब का रेजिस्टेंस हो या फिर कोई फैन है या कुछ भी समथिंग है, ठीक है। तो यहां पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो रेजिस्टेंस जुड़ा है यानी ये बंद परिपथ है। और जब बंद परिपथ रहता है तो फैराडे ने क्या बताया था कि अगर कॉइल बंद परिपथ हो तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। और अगर खुला रहता है तो क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना। चलिए, तो अभी हम इसके लिए देखते हैं क्या होगा। प्रेरित धारा, तो फैराडे के लॉ से हम चुंबकीय फ्लक्स का, मान ले कि मेरे पास एक कॉइल है जिसमें R प्रतिरोध जोड़ा गया है, और इस कॉइल को हम एक चुंबकीय क्षेत्र में लाके रख दिए, और मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? B, जो लगातार बढ़ रहा है। B का मान क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा। अगर B का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कॉइल में प्रेरित धारा आएगा, और वो कितना धारा आएगा उसके लिए हम ड्राइव करते हैं। तो E इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला क्या जाना? -d∅/dt। E इज इक्वल टू क्या होता है? -d∅/dt। और अगर कॉइल में फेरों की संख्या n हो, जैसे कि n टर्न वाला कॉइल रख दे लाके, तो ये क्या हो जाएगा? -nd∅/dt। जितना फेरों की संख्या उतना इंटू कर देंगे, है ना, उतना से गुना कर देंगे। तो E बराबर क्या हो गया? -d∅/dt। ये था फैराडे का लॉ। अब हम लोगों को क्या निकालना है? प्रेरित धारा निकालना है। प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट I। तो I बराबर फॉर्मूला क्या होता है? E/R। हमने पढ़ा I इज इक्वल टू क्या होता है? V/R पढ़े ना, I बराबर V/R। तो EMF भी जस्ट लाइक एक विभव के जैसा होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के जैसा होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? E/R। EMF क्या होता है? तो पर यूनिट किसी इकाई आवेश को पूरे परिपथ में एक बार चलाने में खर्च की गई ऊर्जा जो होती है वो EMF कहलाता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? E/R। अच्छा, E का वैल्यू कितना दिया हुआ है?
माइनस डी फाई बाई डी टी। ई का वैल्यू कितना है? माइनस डी फाई बाई डी टी। तो हम रखेंगे माइनस डी फाई बाई डी टी बाई आर। तो फाइनली क्या हो जाएगा? माइनस डी फाई बाई आर इंटू डी टी। ये हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। तो आई का फॉर्मूला क्या मिल गया? डी फाई बाई डी टी इंटू आर। आर यहां पे रेजिस्टेंस है, आर क्या है यहां पे? रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे? ईएमएफ निकाल के आर से डिवाइड कर देंगे, यही तो है ना। ये क्या है? टोटल क्या है ये? ईएमएफ। ईएमएफ निकाल के हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? करंट मिल जाएगा, प्रेरित धारा मिल जाएगा। क्लियर यहां तक के? लिख लीजिए इसको। क्या माइनस होता है? माइनस साइन यहां पे माइनस क्या बता रहा है? क्योंकि ईएमएफ जो है वो उस कारण का विरोध करेगी जिससे उसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए यहां पे माइनस साइन लगता है। ऋणात्मक साइन जो है ये शो कर रहा है कि ये जो फ्लक्स में परिवर्तन है वो उसका अपोज कर रहा, विरोध कर रहा, तो इसलिए माइनस में है। अच्छा, अब हम प्रेरित आवेश देखेंगे। जैसे यहां पे डी फाई क्या है? डी फाई क्या है? यहां पे फ्लक्स में परिवर्तन है। डी फाई क्या है? यहां पे फ्लक्स में परिवर्तन। डी टी क्या है? वो समय जिसमें परिवर्तन हुआ। जैसे कि मान लो कि पहले इस चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कॉइल का फ्लक्स फाई था, ठीक है, पहले क्या था? फाई। या फिर मान लो कि 5 वेबर था। कितना वेबर था? 5 वेबर। उसके बाद 10 सेकंड के बाद इसका फ्लक्स हो गया 10 वेबर। कितना हो गया? 10 वेबर। पहले था फ्लक्स 5 वेबर और बाद में कितना हो गया? 10 वेबर हो गया, है ना। तो 5 वेबर से 10 वेबर होने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, और वो टाइम क्या है? मान लो 10 सेकंड लगा टाइम। तो ये जो 10 सेकंड है वही क्या होता है? dt। और ये 5 से 10 वेबर जो हुआ ये डी फाई, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ? तो फ्लक्स में परिवर्तन पहले था कितना? 5, बाद में क्या हो गया? 10 हो गया। तो 5 से 10 हुआ, यानी कि कितना परिवर्तन हुआ? तो ये अगर फाई 1 देख ले और ये अगर फाई 2 देख ले तो फाई 2 माइनस फाई 1 यानी कि 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 5 वेबर। असलियत में इसको डेल्टा फाई से लिखते हैं। बड़ा सा परिवर्तन जब होता है तो डेल्टा फाई, और छोटा सा परिवर्तन होता है तो डी फाई लिखते हैं। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? 5 वेबर। ये डेल्टा फाई 5 वेबर जो है वो डी फाई का वैल्यू है, और डी टी का वैल्यू कितना है? 10 सेकंड। वो रख करके हम पुट कर लेंगे इस तरह से। चलिए, तो अब हम आवेश देखते हैं। आवेश कितना होगा? तो आवेश निकालने के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं? आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी, है ना। या फिर क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं अगर टाइम पीरियड मेरा डी टी हो तो डी टी लिख दिए। तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी होगा ना। डी टी इधर आके गुना होगा तो क्या हो जाएगा? क्यू बराबर आई डी टी। चलिए, तो क्यू इज इक्वल टू आई। आई का वैल्यू अभी कितना आया? माइनस डी फाई बाई डी टी इंटू आर, और इंटू ये पहले से क्या है? डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। Q बराबर आई के जगह पे क्या रखे? डी फाई बाई डी टी इंटू आर। अभी आया था प्रेरित धारा, उससे हम पुट किए, और R यहां पे बच गया डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, है ना। तो बचा क्या? डी फाई बाई आर। तो Q इज इक्वल टू क्या हुआ? डी फाई बाई आर। सिर्फ फ्लक्स में परिवर्तन और रेजिस्टेंस को आपस में डिवाइड कर देंगे तो उस क्वाइल में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं वो चार्ज फाइंड हो जाएगा। फ्लक्स में परिवर्तन और रेजिस्टेंस ये दोनों से डिवाइड करेंगे तो Q इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई आर। और अगर फेरों की संख्या n हो तो यहां पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एन डी फाई बाई आर हो जाएगा।
जैसे कि हम पहले बोल रहे कि डी फाई जो होता है छोटे से परिवर्तन के लिए है और डेल्टा फाई क्या होता है बड़ा सा परिवर्तन के लिए। तो अब आपके क्वेश्चन में कैसा है, जो भी परिवर्तन है डी फाई हो या डेल्टा फाई हो वो फ्लक्स में परिवर्तन है। तो फ्लक्स में परिवर्तन जो भी होगा उसको यहां पे लाके रखेंगे और रेजिस्टेंस जो होगा उसको यहां पे लाके रखेंगे आर के जगह पे। हाँ चलिए अब हम एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन लिखिएगा, एक कॉइल का क्षेत्रफल ए नॉट है या फिर ए जीरो है, इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। ठीक है, यदि क्षेत्र का मान t समय में b नॉट से 4b नॉट हो जाए तब कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपने से बनाना है। क्या करें कि कॉइल का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है ए नॉट है ना, और इसको हम कहां रखे ला करके, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में लाके रखे जिसका मान t समय में b नॉट से क्या हो गया 4b नॉट हो गया। तो आपको बताना है कि उस कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। अच्छा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब आएगा, जल्दी बताओ, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा, जब प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा, जब कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। कॉइल से संबंधित क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आने के लिए उस कॉइल से गुजरने वाली फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। तो यहां पे क्या, पहले देखो तो इस क्वेश्चन में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा या नहीं। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र कितना था बी नॉट, अब कितना हो गया, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ गया ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ गया तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि चेंज हो गया कुछ ना कुछ, है ना। अच्छा, कितने देरी में बढ़ गया वो, t समय में बढ़ गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देख रहे हैं एरिया कितना दिया हुआ है ए नॉट, क्या एरिया बढ़ रहा है, नहीं, एरिया सेम वैसी है ना। तो पहले केस में देखते हैं, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी नॉट है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी नॉट, इसमें कॉइल को रख दिए ला करके जिसका एरिया कितना है ए नॉट है। ठीक है, तो जैसे इस कॉइल को लाके रखे और पहले था मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी नॉट, एरिया कितना है ए नॉट, तो इसका फ्लक्स कितना होगा φ1 बराबर कितना होगा, तो φ1 बराबर क्या हो जाएगा बी ए नॉट। सपोज ये दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री है ना, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, तो φ1 बराबर क्या हो गया बी ए नॉट। अब क्या किए, इसको हम चुंबकीय क्षेत्र को बी नॉट से 4b नॉट कर दिए। पहले क्या था बी नॉट, अब क्या कर दिए 4b नॉट, तो फ्लक्स तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स से क्या होता है फाई बराबर बी है। अगर आप बी को बढ़ा दोगे फाई बढ़ जाएगा, ए को बढ़ा दोगे फाई बढ़ जाएगा। अगर इसके साथ में हम कॉस थीटा लगा दे और थीटा को भी बढ़ा दे या घटा दे तो भी फाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा, है ना। तो यहां पे थीटा कितना है, यहां पे थीटा 0 डिग्री है और cos 0 क्या होता है 1 होता है, इसलिए फाई बराबर क्या हुआ बी ए नॉट। अब क्या किए हम b का मान 4b नॉट कर दिए, तो जैसे हम b का मान 4b नॉट कर देंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा वो φ2 हो जाएगा। पहले था क्या φ1 बी ए नॉट, अब क्या हो गया φ2 4b नॉट ए। ठीक है, अब कितना परिवर्तन हुआ, तो कितना परिवर्तन हुआ वो क्या देगा डेल्टा फाई देगा, है ना। चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू 4b नॉट। अगर हम इसका देखें सही फॉर्मूला तो क्या होता है φ2 माइनस φ1 होता है। ठीक है, तो φ2 कितना दिया हुआ 4b नॉट ए,
माइनस फाई 1 कितना दिया हुआ, बी ए बी नॉट ए नॉट, ठीक है, बी नॉट है ना यहाँ पे, बी नॉट ए नॉट, क्लियर है यहां तक के। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 बी नॉट है और यहां पे 1 बी नॉट है तो 3 बी नॉट है। ये क्या दिया, डेल्टा फाई का वैल्यू दिया, ठीक है। तो डेल्टा फाई कितना मिल गया, 3 बी नॉट है। टाइम हमको पता है, ई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स कितना है, 3 बी नॉट ए नॉट, ठीक है, ए नॉट ए नॉट ए नॉट भी है ना, बाई डी टी। टाइम कितना दिया हुआ मेरा, टी, टी आ गया आंसर, यही फ्लक्स होगा 3 बी नॉट ए नॉट बाई टी। क्या dt के जगह पे, dt के जगह पे ही तो टाइम t है। हाँ, ये dt जो होता है वो टाइम है, कितना टाइम वहां पे है, या फिर ऐसा समझ लो कि टाइम का चेंज, चेंज इन टाइम। कभी कभी ऐसा होगा कि मतलब 2:30 पे फ्लक्स इतना था, ठीक है, और 2:50 पे फ्लक्स इतना हो गया, तो वहां पे टाइम का भी हम परिवर्तन निकालेंगे, चेंज इन टाइम, 2:50 माइनस 2:30 इस तरह से, तो इसलिए dt है या फिर डेल्टा टी। तो क्वेश्चन तो बहुत भारी ने है ना, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। तो E जैसे हम फाइंड कर लिया, E फाइंड हो गया। अगर हमको इस कॉइल का या फिर पता हो जाए कि इस कॉइल में कितना रेजिस्टेंस जोड़ा गया, या फिर मान लो कि इस कॉइल में हम 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिए, इसी क्वेश्चन में हम ऐड कर लें कि यदि कॉइल में, हाँ, कितना होगा, और आगे लिखेंगे कि यदि कॉइल में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए तब प्रेरित धारा का मान क्या होगा। तो प्रेरित धारा का मान क्या हो जाएगा, तो हमने भी पढ़ा था प्रेरित धारा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला I बराबर E बाई आर। I बराबर क्या पढ़े थे, E बाई आर। E तो फाइंड हो गया, E कितना आया था अभी, E का वैल्यू बताना, या फिर प्रतिरोध का मान 10 की जगह पे हम R भी ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, सब कुछ जो है अल्फाबेट में है ना। तो I इज इक्वल टू E बाई आर। E का वैल्यू कितना आया, -3 बी नॉट ए नॉट बाई टी, और इनटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस फाइंड हो गया। इस तरह से अगर हमको चार्ज फाइंड करना हो तो सिर्फ फ्लक्स में परिवर्तन से काम हो जाएगा, है ना। तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर -3 बी नॉट ए नॉट बाई आर। तो चार्ज जो है वो टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम कुछ भी हो जाए, फ्लक्स से जितना भी देर में परिवर्तन हो, Q में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। जैसे कि अगर ऐसा हो कि मान लो, चलो पहले इसको लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। इसमें प्रतिरोध पे निर्भर करता है, बढ़ेगा घटेगा। चलिए तो जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो एक कॉइल है, ठीक है, कुंडली, और इस कॉइल के नजदीक एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल बहुत तेजी से आ रहा, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा, ठीक है। कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा, 10 मीटर पर सेकंड का। नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ बहुत तेजी से आ रहा, तो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। सपोज ये कॉइल क्या है, बंद परिपथ है, इसमें आर रेजिस्टेंस भी जोड़ा गया है ना। तो बंद परिपथ है, तो ये जब जाएगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश तीनों चीज आएगा, ठीक है। अब उसी मैग्नेट को हम दो केस लेकर के दिखा रहे हैं, पहला केस है और ये सेकंड केस है, कि उसी मैग्नेट को हम इस बार 2 मीटर पर सेकंड से लेके जा रहे हैं इसी कॉइल की तरफ, सेम कॉइल। मतलब पहले इसको लेके गए तो हम चार्ज मेजर किए, कुछ ना कुछ चार्ज आया, उसके बाद हम दोबारा लेके गए इसको, ठीक है।
और उस चार्ज को मेजर किए। तो मान लो कि जब ये नॉर्थ पोल को हम इस कॉइल की तरफ लेके गए थे तो कॉइल में चार्ज बना Q1। कितना चार्ज बना? Q1। उसके बाद हम उसी मैग्नेट को 2 मीटर पर सेकंड के वेग से इस कॉइल की तरफ ले गए तो चार्ज कितना बना? Q2। पहले वाले सिचुएशन में चार्ज कितना बना? दूसरे वाले सिचुएशन में चार्ज कितना बना? Q2। ये भी फिक्स, ये फिक्स है, वैसे R फिक्स है, कॉइल का एरिया फिक्स है, सब कुछ फिक्स है ना, दोनों सिचुएशन में। तब आपसे पूछा गया कि बताइए वो दोनों चार्ज में क्या रिलेशन है? Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 लेस देन Q2, Q1 इक्वल Q2 और D में है नन ऑफ दिस। Q1 इक्वल टू Q2 कैसे? जितना भी स्पीड से जाए, हाँ, कोई दिक्कत ना है। हाँ, क्योंकि मैग्नेट चाहे जितना भी स्पीड से जाए, कॉइल में जो चार्ज बनता है वो चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, या फिर स्पीड या टाइम ले ले, अगर जा रहा है ये स्लो जा रहा है तो इसको जाने में ज्यादा टाइम लगेगा तो फ्लक्स में परिवर्तन लेट से होगा, और इसमें फ्लक्स में परिवर्तन तेजी से होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन तेजी से हो या फिर देर से हो, ठीक है, दोनों सिचुएशन में देखेंगे तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? -d∅/r। ठीक है, क्या इसमें टाइम है? नहीं है। फ्लक्स में तो परिवर्तन होगा ही ना, चाहे वो देर से हो चाहे वो जल्दी हो, फ्लक्स में तो परिवर्तन होगा ही। तो वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ फ्लक्स में परिवर्तन पे डिपेंड करता है, और आर तो दोनों केस में फिक्स है ना। तो इसलिए चार्ज जो होगा दोनों सिचुएशन में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, और अगर इसी में हमसे पूछ दे कि ईएमएफ क्या होगा, अगर मान लो कि इसका ईएमएफ जो है, इसका ईएमएफ E1 है और इस सिचुएशन में ईएमएफ E2 है, तो ईएमएफ में क्या रिलेशन होगा? अगर ऑप्शन ए में ईएमएफ E1 ग्रेटर देन E2, E1 लेस देन E2, E1 इक्वल E2 और डी में है नन। ईएमएफ E1 से बड़ा E2 क्या होगा? E1 से बड़ा E2, यानी पहले वाले केस में E1 क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें कम टाइम लग रहा। और E का फॉर्मूला क्या होता है? -d∅/dt। तो जितना टाइम कम रहेगा उतना E का वैल्यू क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो पहले वाले सिचुएशन में देखेंगे तो बहुत फास्ट जा रहा है ना, तो जब ये तेजी से जाएगा तो टाइम क्या होगा? कम होगा, कम टाइम में ही चेंजेस हो जा रहा। जैसे कि ये जब जा रहा तो फ्लक्स में परिवर्तन, मान लो फ्लक्स में परिवर्तन 10 वेबर हो रहा, ये भी जा रहा तो फ्लक्स में परिवर्तन 10 वेबर ही हो रहा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये 1 सेकंड में कर दे रहा और ये 5 सेकंड में कर दे रहा। तो जब ये जाएगा तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना, तो 10/5 करेंगे तो 2 ही आएगा, और ये तो 1 ही सेकंड में कर दे रहा तो 10 आएगा, है ना। तो ये जो विद्युत वाहक बल बनाएगा वो 10 बनाएगा, 10 वोल्ट बनाएगा, और ये जो बनाएगा वो कितना बनाएगा? ये वाला बनाएगा 2 बनाएगा, 2 वोल्ट, है ना। तो कौन सा ज्यादा होगा? E1 ग्रेटर देन E2 ज्यादा होगा। केस समझ में आ रहा? चलिए ठीक है, अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, यदि किसी कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स है, दिया है फाई बराबर फाई बराबर 8t² प्लस 3t प्लस 5 वेबर, तब 4 सेकंड में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? हाँ, चले क्या दिया हुआ? यदि किसी कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना दिया हुआ है? फाई बराबर 8t² प्लस 3t प्लस 5 वेबर।
तब 4 सेकंड में उस क्वाइल में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। तो E बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं हम, डी फाई बाई डी टी। ई निकालेंगे, डी फाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 बाई डी टी। कोई दिक्कत है तक समझने में? इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, 8t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 16t, 8 दूना 16 और पावर में 1 घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा 16t प्लस 3t का क्या हो जाएगा 3 और 5 का क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली क्या मिला 16 प्लस 16t है, 16t प्लस 3 ये मिला, नहीं 3 सिर्फ अकेले है। तो ये E का वैल्यू आया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया कितना सेकंड में, 4 सेकंड में। क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे 4 सेकंड में फाइंड करना है ना। तो 4 सेकंड में निकालेंगे तो -16 इंटू टी का मान कितना है 4 प्लस 3, 16 चौक 64 और 3 कितना हो जाएगा 67 यूनिट्स है ना। जो भी इसका यूनिट है वेबर, ये सॉरी फ्लक्स का यूनिट, विद्युत वाहक बल का यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा या फिर जूल पर कूलम। तो E का वैल्यू -67 यूनिट्स। चलिए तो हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको खुद से बनाना है कि यदि एक क्वाइल का चुंबकीय फ्लक्स जीरो 0.1 सेकंड में 2 वेबर से 12 वेबर हो जाता है, दो वेबर से 12 वेबर हो जाता है यदि क्वाइल से 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया, तब सब कुछ ज्ञात करें। तब पहला नंबर में प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित आवेश ज्ञात करें, है ना। ये तीनों चीज आपको अपने से बनाना है और कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित आवेश। क्या क्वेश्चन, एक क्वाइल का चुंबकीय फ्लक्स इतना सेकंड में बदल जा रहा है। सबसे पहले फ्लक्स में परिवर्तन, टाइम पीरियड दिया हुआ, फॉर्मूला लगा करके फाइंड कर लेना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट समझने में और इंड्यूस्ड चार्ज को समझने में उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, है ना, और आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो आगे हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना डाउट जरूर पूछिएगा। मिलते हैं फिर इसी चैनल पे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।